हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए तो, और सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रिवीजन होने वाला है। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द आने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को हर सब्जेक्ट का रिवीजन करा दूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ ही सभी लोग एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कर दिए होंगे, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। लेंसों में फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो इसका हम सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देंगे, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक हमेशा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, याद रखना, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखिए, तो 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आंख व्यवहार करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है। ठीक है, और अगला प्रश्न हम देखेंगे 4 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का। ठीक है, और कभी कभी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो आप लोग बताना 5। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग सही जवाब देना प्रिज्म का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी, आमनेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है, इसका सही हम लोग उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और बात समझ लेना है कि आम नेत्र लेंस, आम नेत्र मतलब कि किसी मनुष्य के लेंस का। ठीक है, किसी मनुष्य का लेंस। ठीक है, यानी कि आँख का। ठीक है, आप लोग याद रखना, आम नेत्र मतलब किसी मनुष्य का आँख। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर आम नेत्र का मतलब यह हुआ। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 6ठा नंबर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट से 220 वोल्ट और 100 वाट के इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब जिसका रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो इसके फिलामेंट का जो प्रतिरोध है, यानी कि आर का मान ओम, तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, 484 ओम। ठीक है, ये जो आपको गोलाकार का दिखाई रूप में दे रहा होगा उसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम ही होता है। ठीक है, और 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों याद रखना वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में। और कभी कभी पूछता है कि मतलब कि किसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, श्रेणी क्रम का या फिर पार्श्ववर्त क्रम का। तो आप लोग बताना कभी भी श्रेणी क्रम का, क्योंकि श्रेणी क्रम का प्रतिरोध बढ़ते चला जाता है और उसका प्रतिरोध घटते चला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। ठीक है, और अगला प्रश्न हम आपको 9 नंबर बताने वाले। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बचाता है सॉरी दोस्तों, विद्युत फ्यूज बचाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न 11 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनित्र। ठीक है, याद रखना। और 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को। ठीक है, सूर्य को हम लोग मतलब कि अनंत स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 13 नंबर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है,
13 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है। और 14 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है। और कह रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देंगे, अपघटन। यह एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। और यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आप लोग सही जवाब देना, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 16 नंबर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर को भी आप लोग याद कर लेना, 16 नंबर प्रश्नों की लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है, मतलब ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या फिर लेड ऑक्साइड का, या फिर Na2 का है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, Na2 का है। यह धुआं Na2 का है। ठीक है। और 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4 एक लवण है। ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर है। ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम के किस यौगिक को उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और 19 नंबर प्रश्न पूछ दिया कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों, इसका तो आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 20 नंबर। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। जस्ता यानी कि Zn प्लस HCl। ठीक है। तो ये कौन सा मतलब कि गैस बनता है। तो हम इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, तो हम लोग इसका सही जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी, H2 गैस का निर्माण होता है। ठीक है। और 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील तो कॉपर ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको 23 नंबर देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर प्रश्न देखिए। तो 23 नंबर प्रश्न कि हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन कौन है। तो यहाँ पर आप लोग पहचान के बताइए तो कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी होता है। ठीक है। जो एक ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी होता है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देना, C6H12O6। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आपका आंसर भी यही होगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल पर ऐसे ही हर सब्जेक्ट का फाइनल रिवीजन करना चाहते हो तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आप देखिए कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इसको हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर की आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुए गुण बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम लोग सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 26 नंबर दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है अम्लीय है, या फिर अक्रिय गैस, या फिर मिश्र धातु, या फिर क्षारीय धातु। तो हम लोग इसका सही जवाब देते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है। और 27 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्टों उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका हम लोग सही जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए देते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों
यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों, तो आप लोग इसका सही जवाब आप लोग देना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर 30 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो इसका आंसर आप लोग फटाक से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका तो आंसर मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है कि डेंगू मच्छर उत्पन्न करने वाले किस तरह के जल में पाए जाते हैं, साफ जल में या फिर गंदा जल में या फिर खरा जल में या फिर मृदु जल में। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आएगा गंदा जल में, तो देखते हैं गंदा जल आंसर सही होता है या फिर साफ जल आंसर सही आपका होता है, ठीक है। तो आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और 31 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो इसका हम लोग सही जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन एक पादप हार्मोन का उदाहरण कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों 32 नंबर प्रश्न क्या है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। तो आप लोग याद रखना ऑक्सीजन जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, और ऑप्शन नंबर डी में है सभी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर ही टिक लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से सभी आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 33, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 33 नंबर प्रश्न भी ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो दोस्तों याद रखना न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है। और 34 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडाशय से, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में जनतंत्र का भाग नहीं है, तो वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। देखिए तो शुक्रवाहिका कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण में, ठीक है। और 37 नंबर प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में मतलब कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देंगे, चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 38 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों 39 यानी कि 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते, ठीक है। और 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो इसका तो आंसर आप लोग ऑप्शन देकर ही बता सकते हैं। कुआं एक है जो कि भूमिगत जल का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि कुएं से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है 41 नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देंगे, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मरण के लिए उत्तरदायी है। तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और 43 नंबर प्रश्न है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से, ठीक है। और 44 नंबर प्रश्न कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों याद रखना। दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों को हिंदी में काम आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर बार हिंदी में पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो आप लोग प्रकृति ऐसे पूछता है, ठीक है। तो आप लोग प्रकृति इसी पर टिक लगाना, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन तो इस बार गेस हो चुका है कि कंफर्म आएगा, ठीक है, याद रखना। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मतलब चिंता नहीं करना है कि केवल साइंस का ही आप लोगों को रिवीजन देखने को मिलेगा, बल्कि हर सब्जेक्ट का रिवीजन आपको मिलेगा करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सब्र रखना और आप लोग वीडियो को लाइक और हर एक मतलब कि वीडियो को कमेंट भी कर देना। अभी मैं आपको बताया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको बताना है, तो वही आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आप लोग मतलब कि वीवीआई समझ कर गेस कर लीजिए इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा
चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को देख और वॉच टाइम पूरा कर दो, ताकि उस चैनल को भी मोनेटाइज हम कर दें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मिलता है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि दोस्तों, अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने के बाद आप लोग चाहते हो कि क्लास 11th और 12th का मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का बेसिक आप लोग जाने, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको जब वहाँ पर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव आकर 11th क्लास का मतलब कि जो भी मतलब बेसिक मतलब कि हर चैप्टर का होगा मैथ में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही एक्सरसाइज भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग बेसिक समझ जाते हो 11th और 12th का, तो आप लोग जब 12th में एडमिशन लोगे तो उस समय आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सिर्फ अपना एक्सरसाइज बनाइएगा, क्योंकि बेसिक तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा। आप लोग ये मतलब कि काम जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप लोग मतलब 12th का और 11th का वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, तो ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो इसका तो आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो होती है 18, ठीक है। और 46वां प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, H12 और O6। और कर ऑक्सीजन के कितने? 6 हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 6 ही हो जाएगा, ठीक है। और 7 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है आप बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और 48 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है यानी कि सबसे बड़ा होता है? तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आप लोग 40 का आधा कर दीजिए, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आपको 50 नंबर यानी कि 50 आपको प्रश्न देखना है, 50 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 50 नंबर प्रश्न है कि किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है, किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, आप लोग याद रखना। और 51 नंबर प्रश्न है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 54 नंबर प्रश्न के विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो नरम लोहा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 55 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि घरों में किसके कारण दुर्घटना होती है विद्युत से संबंधित, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, यानी कि जो भी तार शॉर्ट करता है तभी आपके घर में मतलब कि दुर्घटना होती है, ठीक है। और 56 नंबर प्रश्न है कि सौर कुकर में किस प्रकार का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस प्रकार का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर आप सभी देना, ऑप्शन नंबर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए देना, ग्रीन हाउस, ठीक है। और 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम, आप लोगों को पता होगा कि यूरेनियम कितना आवश्यक होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यूरेनियम का उपयोग आप लोगों को पता होगा कि परमाणु बम बनाने में और बड़े बड़े मतलब कि बम बनाने में भी यूरेनियम का उपयोग होता है। यूरेनियम का उपयोग ज़्यादा तौर पर खतरनाक बम विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और 58 नंबर प्रश्न यानी कि 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य है, यानी कि W बराबर क्या होता है? तो W बराबर क्या होता है अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि W बराबर होता है V इंटू क्यू। तो V का मान 12 है और Q का मान 2 है, तो आप लोग गुणा कर दीजिएगा तो 24 जूल आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2 mg प्लस O2 से 2 MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब कि इसका तो आंसर आप सभी फटाक से बता सकते हो क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका NCERT केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही ये वीडियो है। वीडियो मतलब कि यह क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी है ये मतलब कि फर्स्ट चैप्टर का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O से Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। तो इसका सही देना उत्तर आप लोग सी 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 61 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नारंगी का रस, साबुन। इन चारों में से आपका सही उत्तर क्या होगा, आपको चूज करना है। तो नारंगी का रस हो जाएगा, यह एक अम्ल है, ठीक है। और 62 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं। अम्ल कौन पदार्थ है। यह मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल किस प्रकार का पदार्थ है जो कि जल में घुलकर क्या देता है। तो हम लोग इसका सही जवाब देते हैं, ऑप्शन नंबर ए देते हैं, ठीक है। मतलब कि H+ आयन देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न की कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। तो हम लोग इसका सही जवाब देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम और Mg, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और 64 नंबर प्रश्न की कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। तो पोटेशियम यानी कि के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो कि जल से अभिक्रिया करती है, ठीक है। और 65 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, हाइड्रोजन कार्बन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 66 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में किसमें है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला प्रश्न मिलेगा 67, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से दोस्तों इजी, सर्फ एक्सल, शैम्पू यानी कि तीनों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, सिर्फ 8 ही तत्व हैं, ठीक है। और 69 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं। तो मुद्रा धातु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 70 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर प्रश्न देखिए कि फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिमल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 72 नंबर प्रश्न कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। तो हम लोग इसका सही दोस्तों उत्तर क्या देते हैं, ऑप्शन नंबर बी देते हैं, मेडुला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है 73 नंबर, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कि अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होता है। अगर कई टुकड़ों में हम काट दें तो क्या होता है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी, हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा, ठीक है। और 74 नंबर प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या फिर इनमें से सभी। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी देंगे, द्विलिंगी, ठीक है, जो कि दोनों पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न 75 नंबर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है कि जैव विकासवाद, ठीक है, जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी, केंचुए की भूमिका पर, ठीक है। और 76 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। कौन सा मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि कौन सा ब्लड है जो सबसे ब्लड ले सकता है, हर किसी से ब्लड ले सकता है, कौन सा पॉजिटिव है। तो इसका सही जवाब आप लोग देना ए बी एक ऐसा ग्रुप है जो हर किसी से अपना ब्लड ले सकता है, ठीक है।
और 77 नंबर प्रश्न है कि किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्राय किन से निर्मित होता है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक से। ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 78 नंबर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। ठीक है। और 79 नंबर प्रश्न है कि जल संभर प्रबंधन क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फाइनल रिवीजन करा दिया। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लिए तो आप लोग फटाफट लाइक कर दो। अगर दोस्तों आप सभी में कोई भी लड़का या फिर कोई भी हमारे भाई बंधु अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। और हर एक मतलब कि भाई हमारे वीडियो को लाइक करना। ठीक है। हर एक भाई इस वीडियो को लाइक करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए और सभी दोस्तों को पास पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का फाइनल रिवीजन हुआ है। ठीक है। आप सभी जरूर लाइक करना वीडियो को। ठीक है।